आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अहम लैंप के टुकड़े को उठाने के लिए झुका ही था कि तभी उसकी नजर बेड के किनारे पर गई। उसके सामने लैंप के गिरने का राज खुल चुका था। बेड के किनारे पर जतिन का दायां हाथ लटक रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, डैड भी ना बच्चों की तरह हाथ पैर फेंकते रहते हैं इधर उधर। मैं भी सोच में पड़ गया था कि रोज इस घर में कोई धमाका होता रहता है, तो आज अभी तक क्यों नहीं हुआ। गुड नाइट डैड। उसने जमीन पर बिखरे शीशे के टुकड़ों को उठाया और कमरे से बाहर निकलने के लिए बढ़ा। ये देखते ही गीत ने राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, आपने आज बचा लिया मुझे। बस ये जल्दी से यहाँ से निकले तो मुझे भी निकलने का मौका मिलेगा। वहीं अहम कमरे से बाहर निकलने को ही था कि उससे पहले ही रॉकी की बेहोशी टूट गई और वो भौंकने लगा। भौंकने की आवाज सुनते ही गीत ने अपना माथा पकड़ लिया और खींचती हुई बड़बड़ाई, हो गया स्यापा, इस रॉकी के बच्चे का नेटवर्क भी अभी ही खड़ा होना था। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। सारी मुसीबत मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती है। लगता है भगवान को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अजीब स्यापा है यहाँ। अब तो ये रॉकी का बच्चा मुझसे अपना बदला जरूर निकाल के रहेगा। दूसरी तरफ रॉकी की आवाज सुनते ही अहम रुका और घुटनों के बल उसके पास बैठता हुआ बोला, ओह मेरा रॉकी बाबू, तुम्हारी नींद टूट गई। उसकी बात सुनते ही गीत मुंह बनाती हुई बड़बड़ाई, हाँ नींद टूटेगी क्यों नहीं, दूसरों की नींद जो हराम करनी है। वहीं अहम रॉकी को गले लगाता हुआ बोला, ध्यान रखना डैड का, ठीक है। गीत बेड के नीचे से दोनों को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ और कर लो प्यार, इसके बाद तो हम दोनों के बीच तकरार होने वाली है। अहम ने प्यार से रॉकी की गर्दन सहलाई और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन गीत के लिए अब वहां से निकलना मुश्किल हो चुका था। वह बस कुछ चमत्कार होने की आशा करते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी और बिस्तर के नीचे ही लेटी रही। उसकी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिस्तर के नीचे से निकलकर रॉकी के सामने जाने की। उसे झपकियां भी आने लगी थी, लेकिन किसी तरह वह नींद को दूर भगाना चाह रही थी। लेकिन कब तक। उसने एक बार आंखें मूंदी और वही गहरी नींद में चली गई। अचानक नजदीक से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली और सामने का दृश्य देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक तरफ उसके सामने जतिन अंकल जमीन पर लेटे हुए एकटक नजरों से उसकी तरफ देखे जा रहे थे और उनके हाथ में एक तलवार थी जिसकी नोक गीत के गर्दन के सामने रखी हुई थी। और दूसरी तरफ से रॉकी भौंकता हुआ बेड के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगह सकरी होने की वजह से वह अंदर नहीं जा पा रहा था। उन्हें देखते ही गीत डर के मारी चीखती हुई बोली, जतिन अंकल। उसने चिल्लाते हुए उठने का प्रयास किया, लेकिन ठक करके उसका सर बेड के ऊपर टकराया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली, आह! तभी जतिन उसे घूरता हुआ बोला, एकदम हिलना मत, नहीं तो ये तलवार तुम्हारी गर्दन के आर पार हो जाएगी। उनके हाथ में तलवार देखकर गीत के तो प्राण ही सूख गए थे। वो तो नहीं हिली, लेकिन वो अपनी आंखों की पुतलियां को हिलाकर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी। तभी जतिन सख्त आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, और तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानती हो। गीत बेड के अंदर परेशान हो चुकी थी। वह खींचते हुए बोली, पहले मुझे बाहर निकलने देंगे या सब कुछ यही पूछ लेंगे। जतिन ने संदेह भरी निगाहों से गीत की आंखों में देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है निकल जाओ, लेकिन भागने के लिए सोचना भी मत। गीत रॉकी की तरफ देखती हुई झुंझला कर बोली, आपका ये यमराज मुझे भागने देगा तब ना कहीं भागूंगी।
पहले इसे पकड़कर बांधिए, फिर मैं बाहर आऊंगी। जतिन ने रॉकी को शांत किया और उसे बांध दिया। उसके बाद गीत बेड के नीचे से बाहर निकली, लेकिन तभी जतिन ने वापस तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और बोले, अब बताओ कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? गीत उसकी तरफ देखती हुई मन ही मन बोली, लगता है अंकल का नशा उतर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इनसे अपनी असलियत छुपानी ही होगी, नहीं तो यहाँ स्नेह का जो बांध टूटेगा वह न जाने मुझे कहाँ तक बहा कर लेके जाएगा। उसने ये सोचते ही बात को बदलते हुए कहा, आपको ये तलवार बहुत पसंद है क्या? आप पर जज भी अच्छे से रही है। तलवार की तारीफ सुनते ही जतिन बोला, ये मेरे दादाजी के दादाजी की है। स्वतंत्रता सेनानी थे वो। उस समय उन्होंने अवध में बेगम हजरत महल की सेना में अंग्रेजों के खिलाफ इस तलवार का यूज किया था। वो भी ऐसे ही अंग्रेजों को उठाकर पलटते थे, जैसे तुमने अभी मेरी बातों को पलटने की कोशिश की है। गीत मुस्कुराती हुई मन ही मन बोली, अंकल जरा भी नहीं बदले, वही मासूमियत अब भी है और लोगों को पढ़ना इनसे बेहतर कौन जानता होगा। इसीलिए इनसे बात पलटने से अच्छा है जितना पॉसिबल हो बातों को छुपाया जाए। वो बोली, मैं दादू की नर्स हूँ। तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? दादू की दवाई लेने आई थी, लेकिन गलती से भटक कर यहाँ आ गई। गीत ने जवाब दिया, अगर यहाँ आई थी तो बिस्तर के नीचे क्या कर रही थी? अरे आप देख नहीं रहे? आपका यमराज मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहा है। जब यहाँ आई तो ये खुला हुआ था और मुझे काटने को दौड़ा, इसीलिए मैं छुप गई। ठीक है, हम संतुष्ट हुए। तब गीत उनकी तलवार को अपने हाथों से हल्का सा पुश करती हुई बोली, अगर महाराज संतुष्ट हो गए हैं तो अपनी तलवार को मेरे गर्दन से हटाने का कष्ट करेंगे। अब जाना है मुझे। उन्होंने तलवार हटा दी, लेकिन वो अगले ही पल वापस गर्दन पर तलवार रखते हुए बोले, तुमने मुझे अंकल क्यों बुलाया? आप भी अजीब है अंकल। आप मिस्टर अहम कपूर के डैड हैं, तो आपको तो अंकल ही कहूंगी ना। जतिन कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाता है और कहता है, कन्विंसिंग अप्रोच। ठीक है, तुम जा सकती हो। अब जाकर फाइनली गीत ने राहत की सांस ली और उस कमरे में बिना रुके ही सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे में पहुंची। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज गए थे। वह अपने कमरे में आकर बेचैनी से टहलने लगी और गुस्से में बड़बड़ाई, टाइम भी बीतता जा रहा है और योगेंद्र का कुछ भी पता नहीं है। अब मेरे पास यही एकमात्र उपाय बचा है कि अहम के कमरे से योगेंद्र के मेंटल हॉस्पिटल वाली फाइल चुराई जाए। जो होगा देखा जाएगा। अब वही फाइल योगेंद्र का असली पता बता पाएगी। इतना सोचते ही गीत अहम के कमरे की तरफ बढ़ी। वही अहम सुबह होते ही जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंच चुका था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कुछ देर ऑफिस में वेट करने के बाद कंपनी के इन्वेस्टर्स भी ध्रुव के साथ वहां आ गए। इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज दिख रहे थे और ध्रुव भी अहम को देखकर हैरान था। वह अहम के नए आइडिया से अनजान था। इन्वेस्टर्स में से एक मेंबर ने कहा, मिस्टर अहम कपूर, अब कौन सी बातें करने को बाकी रह गई हैं? हमने आप पर विश्वास करके आपकी कंपनी पर पैसा लगाया था, लेकिन हमें क्या मिला? आपकी कंपनी तो सप्ताह भर भी नहीं टिक सकी। इससे अच्छा होता कि हम मिस्टर रंजीत सेठी पर ही अपना पैसा लगा देते, कुछ प्रॉफिट तो मिलता हमें। अहम मुस्कुराते हुए बोला, आपका नाराज होना नेचुरल है, लेकिन ये आपको भी पता है कि हम साजिश के शिकार हुए हैं, लेकिन हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं। मैंने अब इससे निकलने का एक आइडिया निकाला है, एक ऐसा आइडिया जिससे ये कंपनी वापस खड़ी हो सकती है और आपको आपका प्रॉफिट मिल सकता है। तभी दूसरा मेंबर भड़कते हुए बोला, हमें आपके किसी भी आइडिया पर अब भरोसा नहीं रहा। आई एम सॉरी, हम आपके आइडिया में आपका साथ नहीं दे सकते। इतना कहकर वह अपने स्थान से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा।
बाकी इन्वेस्टर्स का भी ख्याल लगभग मिलता जुलता था। अहम निराशा और गुस्से भरी नजरों से सभी को देखे जा रहा था। उसके सामने वापस वही मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। अहम कैसे निकालेगा इस मुसीबत का हल? क्या गीत को मिल पाएगा योगेंद्र का पता, या आएगी कोई और मुसीबत? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि